हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप नॉच। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर सेकंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला एक जाना माना नाम। मंडेला को साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये और इनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ताउम्र सारी उम्र लड़ते रहे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ ये लोग पूरी लाइफ लड़ते रहे। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड सिस्टम, हिंदी में अपार्थाइड को रंग भेद कहते हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है, सेपरेट करता है उनके कास्ट और स्किन कलर के बेस पर। अब जैसे कि काले हैं, काले लोग को एक किनारे कर दिया गया, गोरे लोगों को एक किनारे कर दिया गया। गोरे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली, काले लोगों को कम फैसिलिटीज़ मिली। तो स्किन कलर के बेस पर जब फैसिलिटीज़ डिवाइड की गई, उनको और कई जगह पर सेपरेट किया गया, उनको कई प्रॉब्लम्स, जो काले लोग थे उनको कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। तो ये है अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। फाइनली फिर क्या हुआ? फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, और वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होते हैं? 1994 में। और मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। अब इस लेसन में उस समय के बारे में बताया गया है जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया था और मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए। इस लेसन में 10th मई का जो डे है 1994, 10th मई 1994 के बारे में जो बताया गया है, ये वो दिन है जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, ठीक है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ, उसको जरा देखिए आप। Both Nelson Mandela and South Africa had traveled a long way to get to this moment. More than 300 years of white domination ended for good with the swearing in of Nelson Mandela as this African nation's first black president. So help me God. तो देखिए आपने क्लिप। ये वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, ठीक है। अब हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब इसमें मंडेला बताते हैं कि 10th May, जो 10th May का डे था, dawned bright and clear, यानी डॉन्ड माने एकदम भोर, सुबह, एकदम सुबह सुबह की बात बता रहे हैं। तो 10th में एकदम सुबह कैसी थी? जो सुबह थी वो कैसी थी? ब्राइट और क्लियर थी, ठीक है। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। बिसीज्ड यानी घिरा हुआ। मैं घिरा हुआ था किससे? डिग्निटरीज से। डिग्निटरीज मीन्स क्या होता है? गणमान्य व्यक्ति, यानी जो रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो। एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स थे वो, और जो बड़े बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन्स थे, पर्सनैलिटीज़ थे, उनसे मैं घिरा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि आ रहे थे मुझे रिस्पेक्ट पे करने के लिए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब मंडेला यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन होगा यहाँ पर, यानी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, ये सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की, ठीक है। जो कि कहाँ हो रहा है? जो कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पर हो रहा है, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और वो कहते हैं कि जो ये सेरेमनीज होनी है, जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है, ये लवली सैंड स्टोन से बने हुए, एक लवली सैंड स्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में होगी। और ये एम्फी थिएटर किसने बनवाया है? ये एम्फी थिएटर बनवाया गया है यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। कहाँ पर? प्रिटोरिया में। अब देखिए, इस तरह से एम्फी थिएटर्स होते हैं। इनके ऊपर छत नहीं होती है, ये खुले थिएटर होते हैं और जो सीट्स होती हैं ऑडियंस के लिए वो सीढ़ियाँ ही होती हैं। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो यहीं पर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो बैठती है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब मैंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ डिकेड से ये जो सीट थी वो वाइट सुप्रीमेसी की थी, यानी गोरे लोगों की थी। लेकिन अब ये जो साइट है, ये जो वेन्यू है, यानी जो यहाँ की जगह है जहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है, तो ये जो वेन्यू है, ये जो साइट है, ये रेनबो के जैसी लग रही थी। क्यों? इसलिए कि जैसे रेनबो में कई कलर्स होते हैं, उसी तरह से इस जगह पर जो गैदरिंग थी उसमें कई कलर्स के और कई नेशन के लोग थे। और वो सब लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वो सब लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। किस चीज की स्थापना के लिए? फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सबके लिए इक्वल राइट्स हों, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे कोई काला हो या गोरा। आगे है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. अब ऑटम डे का मतलब क्या है? ऑटम डे का मतलब है, ऑटम डेज क्या हैं? ऑटम डेज वो डेज हैं जो समर्स और विंटर, इनके बीच में, जो समर और विंटर के बीच में जो दिन आते हैं वो ऑटम डेज होते हैं। एज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। जो साउथ अफ्रीका है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए जो मई का मंथ है वो ऑटम सीजन में आता है साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर इंडिया में तो समर में आता है और वहाँ पर ऑटम सीजन में आता है। 10th मई इज़ एन ऑटम डे, इसलिए 10th मई को जिस दिन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी तो वो ऑटम डे था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 10th मई को ऑटम डे कहा है। मंडेला कहते हैं कि उस लवली ऑटम डे पर, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, तो उस लवली ऑटम डे पर मुझे कंपनी दे रही थी मेरी बेटी जिनानी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उस लवली ऑटम डे पर मुझे जो कंपनी दे रही थी वो थी मेरी बेटी, मेरी डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. अब पोडियम मतलब क्या होता है? पोडियम का मतलब होता है स्टेज, और sworn का मतलब क्या होता है? शपथ लेना, ओथ लेना। ठीक है। मंडेला बताते हैं कि पोडियम पर, पोडियम यानी स्टेज पर मेरे साथ थे मिस्टर डी क्लर्क,
जिनको सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की उनको शपथ दिलाई गई। उसके बाद थे थाबो मिबाकी, उनको शपथ दिलाई गई एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसको दिलाई गई? थाबो मिबाकी को। और सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसको दिलाई गई? मिस्टर डी क्लर्क को। अब आगे बढ़ते हैं। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself as the well-being of the Republic and its people. मंडेला कहते हैं कि जब मेरी टर्न आई मैंने शपथ ली कि मैं आज्ञा मानूंगा, मैं ओबे करूंगा और ऊंचा रखूंगा अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने देश के संविधान को, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा अपने देश की अच्छाई के लिए और उसके लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। वो टू द assembled guests and the watching world I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. इकट्ठे हुए गेस्ट्स और देखने वाली दुनिया के लिए मैंने कहा। अब आगे इनकी स्पीच है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी अपनी प्रेजेंस के द्वारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, और होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और न्यू बॉर्न लिबर्टी की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब क्या है? देखिए, एपार्थाइड सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, और अब न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि लिबर्टी जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसमें सब अच्छा होने की होप करते हैं, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अब सब कुछ अच्छा होगा। तो यही न्यू बॉर्न लिबर्टी है, और अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग इस न्यू बॉर्न लिबर्टी की उम्मीद करते हैं, इसकी होप करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. हम बाहर निकले हैं उस एक्सपीरियंस से जो कि बहुत बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर था, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। आज एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व हो, प्राउड हो। अब यहाँ पर ह्यूमन डिज़ास्टर का क्या मतलब है? यहाँ पर ह्यूमन डिज़ास्टर का मतलब ये है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो क्या कहते हैं कि अनइक्वली ट्रीटमेंट होता था काले और गोरों के बीच में, उसको यहाँ पर ह्यूमन डिज़ास्टर कहा गया है। वी हु वर आउटलॉज। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हु वर आउटलॉज का मतलब क्या है। एक समय ऐसा था कि साउथ अफ्रीका ने अपने सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स खो दिए थे, और उसका कारण क्या था? एपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट to the nations of the world on our own soil. हम जो बाइकॉट कर दिए गए थे, कई कंट्रीज़ ने हमारे साथ रिलेशन तोड़ लिए थे क्योंकि यहाँ पर एपार्थाइड सिस्टम प्रैक्टिस होता था। आज हम उन कंट्रीज़ को होस्ट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको होस्ट करने का हमें प्रिविलेज मिला है अपनी ही धरती पर। आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए हैं। अब यहाँ पर प्रिविलेज का मतलब क्या है? प्रिविलेज का मतलब है सौभाग्य,
हम कहते नहीं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका ऑनर करने का, तो यहाँ पर प्रिविलेज का मतलब क्या है? सौभाग्य। मंडेला कहते हैं कि हमें सौभाग्य मिला है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनको होस्ट करने का, उनका अभिनंदन करने का। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब मंडेला कहते हैं हम लोग थैंक्स करते हैं इंटरनेशनल मेहमानों का, ग्लोबल लीडर्स का, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लोगों के साथ हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आए। आखिरकार ये एक कॉमन विक्ट्री है, कॉमन जीत है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। अब हम सब एक बराबर हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मंडेला कहते हैं कि आखिरकार लंबे स्ट्रगल के बाद हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया। अब इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? इमेंसिपेशन का मीन्स है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो फालतू के रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा काले लोगों के ऊपर लगाए गए थे, अब काले लोगों पर फालतू के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। सब लोग एक बराबर हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आगे है वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि हमारी सरकार सबको आज़ाद कराएगी, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उन सबको आज़ाद कराएगी। किससे? बॉन्डेज से, बंधन से। और किस चीज़ के बंधन से? गरीबी के बंधन से, पॉवर्टी के बंधन से, डेप्रीवेशन के बंधन से, सफरिंग से, जेंडर से और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनसे। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि जो लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यानी जो रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो पहले लोगों को नहीं मिल पाती थी, अब सबको उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सबकी बेसिक ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लड़का लड़की एक बराबर होंगे और जितने भी जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे वो सब बंद कर दिए जाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर नेवर, अब कभी भी इस साउथ अफ्रीका की खूबसूरत लैंड पर अब कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस करे, यानी उस पर अत्याचार करे, उस पर दबाव बनाए। ठीक है, ऑपरेशन मतलब क्या होता है? अत्याचार। तो अब साउथ अफ्रीका की धरती पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एक जो है वो दूसरे पर अत्याचार करे या कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि अब सन जो है वो कभी भी नहीं डूबेगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन के लिए। अब सिर्फ आज़ादी का राज्य होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर रेन का मतलब क्या है? रेन का मतलब है राज।
ठीक है, शासन, रेन का मतलब है राज। अब क्या है, फ्रीडम का राज होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. अब यहाँ पर ऑ मीन्स क्या है? ऑ मीन्स है अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, यानी बहुत ही हैरानी भरा, ठीक है। और स्पेक्टेक्युलर मतलब क्या है? स्पेक्टेक्युलर मतलब होता है शानदार, और एरे मतलब कि अरेंजमेंट, यानी बहुत शानदार अरेंजमेंट था, बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया गया था किनको? जेट्स को, साउथ अफ्रीका के जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को और ट्रूप कैरियर्स को, ताकि वो अपना बहुत अच्छे से एयर शो डिस्प्ले कर सकें, ठीक है। अब ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रूप कैरियर्स इस तरह से होते हैं। ये किस काम आते हैं? ये सोल्जर्स को, वेपन्स को, उनके इक्विपमेंट्स को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, इस ट्रूप कैरियर में जो जेट एयरप्लेन्स हैं वो बनकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर है और ये जेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किए हुए साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स गरज रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब यहाँ पर मैंडेला कहते हैं कि ये जो डिस्प्ले था ये केवल मिलिट्री फोर्स का और उनकी एक्यूरेट स्किल्स की परफेक्शन का, उनकी एक्यूरेट स्किल्स की बारीकियों का ही डिस्प्ले नहीं था, बल्कि साथ में ये डिस्प्ले था उनकी लॉयल्टी का, उनकी रिस्पेक्ट का और उनकी ओबीडियंस का, जो वो दिखा रहे थे टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड प्रेसिडेंट, जो कि फ्रीली एंड फेयरली चुनी गई थी। अब यहाँ पर प्रिसीशन का मतलब क्या है? प्रिसीशन का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है, एकदम सटीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ये जो हाई जनरल्स थे, हाई कमांडर्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के और साउथ अफ्रीकन पुलिस के, इनके चेस्ट रिबन्स और मेडल से डेकोरेटेड थे। मतलब इन्होंने अपनी बहादुरी के लिए ये मेडल्स जीते थे, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे जिनकी वजह से इनको ये मेडल वगैरह मिले थे, ठीक है। ये पिक देखिए यहाँ पर, ये देखिए जैसे ये हाई कमांडर्स हैं, हाई जनरल्स हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं, इनके भी चेस्ट पर मेडल्स वगैरह सजे हुए हैं। इसी तरह से वो बता रहे मैंडेला कि जो हाई कमांडर्स थे उनके चेस्ट पर जो मेडल्स और रिबन्स थे वो डेकोरेटेड थे, यानी उन्होंने जो अपने बीते टाइम पर कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से इनको ये मेडल्स वगैरह मिले होंगे, ठीक है। बिडेक्ट मतलब क्या होता है? बिडेक्ट मतलब होता है डेकोरेटेड, यानी सजे हुए। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर सैल्यूट किया, मुझे सैल्यूट किया और शपथ ली और प्लेज ली अपनी लॉयल्टी की इस गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। उन्होंने प्लेज ली, अपनी वफादारी की, अपनी लॉयल्टी की इस गवर्नमेंट की तरफ। आगे है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट
not so many years before, they would not have saluted but arrested me. अब यहाँ पर अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है? अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर, अनजान। तो वो कहते हैं, मंडेला कहते हैं कि मैं इस फैक्ट से अनजान नहीं था, बेखबर नहीं था कि अगर ये बात कुछ साल पहले की होती तो ये लोग मुझे, जो हाई कमांडर्स हैं, ये लोग मुझे सैल्यूट ना कर रहे होते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते। जब गोरों की सुप्रीमेसी थी तब की बात ये बता रहे हैं। अगर ये उस समय की बात होती तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते, ये लोग मुझे सैल्यूट ना कर रहे होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब यहाँ पर शेवरॉन का मीन्स क्या है? शेवरॉन का मतलब होता है जिग जैग पैटर्न में, ठीक है। और ट्रेल का मतलब होता है निशान, लकीर, ठीक है। इसको आप पिक्चर के थ्रू जरा देखिए। मंडेला कहते हैं कि फाइनली क्या होता है? जिग जैग पैटर्न में, यानी शेवरॉन मीन क्या है? शेवरॉन का मतलब है जिग जैग पैटर्न, ठीक है। ये जिग जैग पैटर्न है, तो लास्ट में फाइनली जो है, जो जिग जैग पैटर्न में जो इम्पाला जेट्स होते हैं, ठीक है, जिग जैग पैटर्न में इम्पाला जेट्स जो थे वो स्मोक ऑफ ट्रायल छोड़ रहे थे, यानी जो धुआं था, धुएं की एक लाइन छोड़ रहे थे, ठीक है। ये देखिए पीछे धुएं की एक लाइन छोड़ रहे हैं, तो धुएं की एक लाइन छोड़ रहे थे जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर में थी। और ये सारे कलर साउथ अफ्रीका के फ्लैग में होते हैं, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स थे, उन कलर्स को ये इम्पाला जेट्स जो थे वो जिग जैग पैटर्न में, यानी शेवरॉन पैटर्न में एक स्मोक की लाइन के रूप में छोड़ रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब यहाँ पर सिम्बोलाइज्ड का मतलब क्या है? सिम्बोलाइज्ड का मतलब है कि एक सिंबल के रूप में कोई चीज़ यादगार बनना, ठीक है। और लिरिक्स का मतलब है गाने के बोल। और डिस्पाइस्ड का मतलब क्या है? डिस्पाइस्ड का मतलब है हेट, डिसऑनर, ओके। अब यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, ठीक है, कालों का और गोरों का, दोनों का। और गोरों को कालों के नेशनल एंथम के जो बोल थे, लिरिक्स थे, याद नहीं थे, और कालों को गोरों का जो नेशनल एंथम था उसके लिरिक्स याद नहीं थे। फिर भी दोनों ने मिलके गाया। और वो कहते हैं कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि वो जल्दी ही वो दिन आएगा जब ये लोग एक दूसरे का नेशनल एंथम याद कर लेंगे और सब मिलकर नेशनल एंथम को हम गाएंगे। अब गोरों का नेशनल एंथम कौन सा था? गोरों का नेशनल एंथम था निकोसी सिकेलेल' अफ्रीका। और जो ब्लैक लोग थे, जो काले थे, उनका जो नेशनल एंथम था वो डाई स्टेम था, जो कि ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का, ठीक है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब यहाँ पर overwhelmed का क्या मतलब है? overwhelmed का मतलब होता है anxious, ठीक है, anxious, व्याकुल, जिसको हिंदी में व्याकुल कहेंगे, यानी upset। और erected का मतलब क्या होता है? erected का मतलब होता है कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, ओके।
मैंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, एंग्शियस था अपने देश की हिस्ट्री के बारे में सोचकर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो 20th सेंचुरी थी उसका जो फर्स्ट डिकेड था, डिकेड का मतलब क्या होता है 10 साल, यानी जो उसके शुरू के 10 साल थे, यानी 1901 से लेके 1910 तक की बात ये बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। अब वो कह रहे हैं कि जो एंग्लो बोर वॉर हुई थी उसके कुछ साल के बाद और मेरे जन्म से पहले जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया। अब उन लोगों ने क्या किया कि जितने भी वाइट स्किन्ड पीपल्स थे उन लोगों ने आपस में जो भी उनके आपस के मसले थे उनको सुलझा लिए। ठीक है, उन्होंने आपस में पैचअप कर लिया, अपने डिफरेंसेस उन्होंने सुलझा लिए और फिर एक ऐसा सिस्टम जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऐसा सिस्टम जो है इरेक्ट कर दिया कि, और वो सिस्टम जो कंस्ट्रक्ट किया, इरेक्ट किया, वो किनके खिलाफ किया? अपने ही लैंड के जो डार्क स्किन्ड पीपल्स थे उनके खिलाफ। ठीक है, उनके खिलाफ इन लोगों ने रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम था वो इरेक्ट कर दिया, वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब रेशियल डोमिनेशन क्या है? वही कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर भारी पड़ती है, उन पर अत्याचार करती है, वही रेशियल डोमिनेशन है। वही जो वाइट पीपल्स थे उन लोगों ने ब्लैक पीपल के ऊपर करना शुरू कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. वो स्ट्रक्चर, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो इन वाइट पीपल ने क्रिएट किया था, उस स्ट्रक्चर ने फॉर्म किया, यानी उस स्ट्रक्चर ने बनाया, फॉर्म किया बेस को। किस चीज़ के बेस को? बेस का मतलब क्या होता है? बेस यानी फाउंडेशन, नींव। तो किस चीज़ के बेस को बनाया? वर्ल्ड के अब तक की सबसे हार्श और इनह्यूमन सोसाइटी का। इसको दूसरी भाषा में कहें तो वर्ल्ड की जो सबसे हार्श और इनह्यूमन सोसाइटी का जो जन्म था वो इस स्ट्रक्चर की वजह से हुआ। ठीक है, इसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर इंग्लिश पीपल लोगों ने क्रिएट किया था, वो उस स्ट्रक्चर ने फॉर्म किया एक बेसिस को, एक बेस को। और वो बेस किस चीज़ का था? वो बेस था वर्ल्ड की सबसे हार्शेस्ट और इनह्यूमन सोसाइटी का। ओके, वर्ल्ड की सबसे हार्शेस्ट और इनह्यूमन सोसाइटी का। इस सिस्टम ने, यानी एपार्थाइड सिस्टम ने कम्युनिटी के एक पार्ट के लिए अन्याय और क्रूरता का माहौल बना दिया था। यहाँ पर ब्लैक पीपल की बात हो रही है, उनकी सारी फंडामेंटल राइट्स छीन ली गई थी। उनके लिए जो माहौल बन गया था वो अन्याय वाला माहौल बन गया था, अन्याय और क्रूरता का माहौल बना दिया गया था उन लोगों के लिए। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. मैंडेला कहते हैं कि अब हम 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में है, यानी 20th सेंचुरी के जो आखिरी के 10 साल हैं उनमें है। यहाँ पर 1994 की बात हो रही है। वो कहते हैं मैं खुद एक मैन के रूप में 8th डिकेड में हूँ, यानी 80s में हूँ। उनका कहने का मतलब है कि वो 80 साल के आसपास के हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने कई लोगों के साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम को पलट दिया, इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए पलट दिया और उसे रिप्लेस कर दिया उस सिस्टम के साथ जो ह्यूमंस को ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है,
जो सब लोगों की फ्रीडम और राइट्स को समझता है। इस सिस्टम में किसी के भी साथ उनके कलर, कास्ट, जेंडर या एज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर ओवरटर्न का मतलब क्या है? पलट देना, ठीक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब यहाँ पर that day had come ये past tense में क्यों है? क्योंकि ये जो बुक उन्होंने लिखी थी ये तो बाद में लिखी थी, ठीक है, और ये उस दिन को याद करके लिख रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब एपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जो दिन आया था जब एपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया था, वो दिन मेरे हज़ारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से आया था। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस का मतलब यानी उन्होंने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे, इतने बलिदान दिए थे जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इक्वल एंड फ्री कंट्री उनके बलिदानों का ही रिज़ल्ट थी। ये जो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला था एपार्थाइड सिस्टम से, ये उनके बलिदानों की वजह से ही मिला था, जिनकी सफरिंग्स को, जिनके कष्ट को और जिनके करेज को यानी साहस को कभी भी ना तो चुकाया जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। आगे है, I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. मैंडेला कहते हैं कि उस दिन मुझे ऐसा लगा, और भी कई दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं और कुछ नहीं उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ जो मेरे सामने इस दुनिया से चले गए। वो कहते हैं कि एक लॉन्ग और नोबल लाइन जो उनके जाने के साथ ख़त्म हो गई थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ फिर से वो शुरू हो गई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब यहाँ पर पैट्रियट का मतलब क्या है? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और रॉट का मतलब क्या होता है? रॉट का मतलब होता है अचीव करना, कुछ पाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक्स भी नहीं बोल सका, वो लोग यहाँ मौजूद भी नहीं हैं कि वो देख सकें कि उनके बलिदान ने क्या अचीव किया, क्या पाया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब यहाँ पर profound का मतलब क्या है? profound का मतलब है गहरा, deep। अब यहाँ मैंडेला कहते हैं कि एपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों को एक गहरा और लंबे समय तक ठीक ना होने वाला घाव दिया है। इस गहरी चोट से उभरने के लिए हम सभी को कई जनरेशन्स तो ना सही लेकिन कई साल ज़रूर लग जाएंगे। But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthils, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है किसी का दमन करना यानी उत्पीड़न, किसी को टॉर्चर करना, अत्याचार। और ब्रूटैलिटी का मतलब क्या है? ब्रूटैलिटी मतलब होता है क्रूएलिटी, क्रूरता, ओके। और अनइंटेंडेड मतलब क्या है? अनइंटेंडेड का मतलब होता है कि बिना किसी प्लानिंग के, अनायास, जिसको हिंदी में कहेंगे अनायास, बिना किसी प्लानिंग के बस ऐसे ही कोई चीज़ हो जाना, ठीक है।
और नेक्स्ट है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता। लेकिन ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी के डिकेड्स में एक दूसरा अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट हुआ। अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा इफ़ेक्ट जो बिना किसी प्लानिंग के हो, यानी उसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई हो, जो अनायास अपने आप ही हो जाए। और वो इफ़ेक्ट क्या था? वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था। और वो क्या था? वो इफ़ेक्ट ये था कि ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिजुलस, द चीफ लूथिल्स, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे लोग पैदा हुए जो कि हमारे टाइम के थे। ठीक है, आगे है, ये लोग किस तरह के थे? ये लोग थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी। इन लोगों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी असाधारण, इनके अंदर करेज था यानी साहस था, विजडम थी यानी नॉलेज थी, जनरोसिटी थी यानी उदारता थी। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। इस तरह के लोग शायद आगे कभी भी हमें ना मिल पाएँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर की बात मैं कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी नाम लिखे हैं, ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिजलस, जो भी नेशनलिस्ट थे जिनके नाम लिखे हैं, इनके सब के बाद में जितने भी सर नेम है, सब के बाद में एस लिखा हुआ है। ठीक है, एस लगने का मतलब क्या है? एस लगने का मतलब है कि इनके जैसे लोग। ओके, अब इसके पहले दा का यूज़ है। वैसे प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सरनेम में एस लगा हुआ है तो इनके जैसे लोग हो गया, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम लोग हिस्ट्री में अगर जाएं तो हम लोग कहते हैं ना द चेरास, द चोलास, द गुप्तास। ठीक है, अब जैसे गुप्तास का मतलब क्या है? जो भी गुप्ता वंश के जितने लोग थे उनकी बात हो रही है। जब चोलास की बात होती थी यानी चोल वंश में जितने भी लोग थे उनकी बात हो रही थी, तो एस लगने का मतलब होता है कि उनके जैसे लोग। तो इसलिए यहाँ पर सर नेम में एस लगा है और इसलिए आर्टिकल दा का यूज़ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, वापस अब टॉपिक पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि शायद परहैप्स चरित्र की ऐसी ऊंचाइयाँ यानी कैरेक्टर की ऐसी हाइट्स को क्रिएट करने के लिए जो ऑपरेशन होता है, अत्याचार, उनकी गहराइयों की आवश्यकता होती है, उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि एक जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, वो सोने को ज्वेलरी बनाने के लिए यानी सोने को जब एक नेकलेस का रूप देने के लिए या इयररिंग्स का रूप देने के लिए उसको खूब पीटता है। तो जब सोना खूब पिटता है उसके बाद ही उसको एक खूबसूरत सा आकार मिल पाता है। इसी तरह से जब किसी को बहुत ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ता है तो वो इंसान या तो निखर कर सामने आ जाता है, नहीं तो वो टूट जाता है। ठीक है, मंडेला कहते हैं कि मेरी कंट्री जो है वो मिनरल्स और जेम्स में रिच है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जेम्स और मिनरल्स हैं जो कि मेरी देश की मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मुझे ये हमेशा से पता था, मैं ये हमेशा से जानता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो इसके लोग हैं। प्योर डायमंड से ज़्यादा फाइन क्वालिटी के हैं और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades का मतलब क्या होता है? Comrades का मतलब होता है साथी। ठीक है, यहाँ मंडेला कहते हैं कि मैंने इस स्ट्रगल में अपने साथियों से, जो कि मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने अपने साथियों से करेज का मतलब सीखा, साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर बार बार मैंने men and women को
एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए देखा और एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए इन्होंने अपना जीवन तक दे दिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है कुछ ऐसे मैन को, कुछ ऐसे आदमियों को जो टॉर्चर और अटैक्स सब झेल लेते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता होती है कि वो टूटते नहीं हैं। वो एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं। यहाँ पर रेजिलियंस मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज मतलब होता है गलत साबित करना, खारिज करना, जो कि इमेजिनेशन को गलत साबित करते हैं। वो एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं, यानी वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं जो कि हमारी इमेजिनेशन को गलत साबित करती है, उसको डिफाइज करती है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers the fear. मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा कि करेज का मतलब यानी साहस का मतलब ये नहीं है कि डर की कमी, यानी आपके अंदर डर ही नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, यानी इसका मतलब करेज का मतलब ये है कि डर के ऊपर विक्ट्री, यानी अगर आपकी डर के ऊपर जीत है तो ही आप करेजियस हैं, ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज़ नॉट फील एफ्रेड, जो ब्रेव मैन है, जो बहादुर इंसान है, वो ऐसा नहीं होता कि वो एफ्रेड को फील ही नहीं करता है, डर को फील नहीं करता, उसके अंदर डर ही नहीं है, बट वो ऐसा आदमी ब्रेव मैन होता है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है, ठीक है, डर के आगे जीत है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। अब यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि कोई इंसान जन्म से ही एक दूसरे से नफ़रत नहीं करता, ना तो स्किन कलर के बेस पर, ना ही बैकग्राउंड के बेस पर, और ना ही रिलीजन के बेस पर। आगे है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स more naturally to the human heart than its opposite. कोई भी जन्म से भेदभाव सीखकर नहीं आता, डिस्क्रिमिनेशन सीखकर नहीं आता, लोगों को नफ़रत करना सिखाया जाता है, और अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं। जो लव है वो तो इंसान की नेचुरल एबिलिटी है, वो तो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है इन कंपैरिजन टू हेट। लव नेचुरल फीलिंग है, गॉड गिफ्ट है ह्यूमन को, बट हेट तो ह्यूमन को इस दुनिया में आकर ही सिखाया जाता है। जो हेट है वो ह्यूमन दुनिया में, इस दुनिया में आकर ही सीखता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. अब ग्रिमेस्ट टाइम मतलब क्या होता है? ग्रिमेस्ट टाइम मतलब होता है कि बहुत ही हार्ड टाइम, बहुत ही दर्द भरा समय जो होता है, बहुत ही हार्ड टाइम, दुख भरा टाइम होता है, उसको ग्रिमेस्ट टाइम कहते हैं। तो मंडेला का यहाँ पर ग्रिमेस्ट टाइम कहने का मतलब है कि वो टाइम जब उन लोग को प्रिजन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार होते थे, उस टाइम को ग्रिमेस्ट टाइम कहा है। तो इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमारा प्रिजन में हार्ड टाइम था, यानी जो हमारा टॉर्चर वाला टाइम होता था, तब मुझे और मेरे साथियों को इतना मारा जाता था, हम लोगों पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया जाता था कि जब तक हम लोग की सहनशीलता की हद टूट ना जाए तब तक वो लोग हम लोग को टॉर्चर करते थे। आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब क्या होता है? पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कि जब तक आप सहन करते रहो
तब तक आपको वो टॉर्चर दिया जाए, उसको पुश्ड टू अवर लिमिट्स कहते हैं। यानी जब उनकी सहनशीलता की लिमिट्स क्रॉस हो जाती थी, जब उनकी सहनशीलता की लिमिट्स तक वो लोग पहुंच जाते थे, तब उनका टॉर्चर, उन लोगों का टॉर्चर रोका जाता था। ठीक है, आगे है, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। अब क्या कहते हैं कि जब अब यहाँ पर क्या कहते हैं मैंडेला, वो कहते हैं कि जब हम लोग की सारी सहनशीलता की हदें टूट जाती थी, तब क्या होता था कि मुझे ग्लिमर माने क्या होता है, हल्की सी झलक। वो कहते हैं कि तब मुझे हल्की सी झलक मिलती थी इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की। किसमें? इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी उनके जो गार्ड्स थे जो हम पर टॉर्चर करते थे, उनमें से किसी एक गार्ड में हमें ह्यूमैनिटी की एक हल्की सी झलक मिलती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, अब वो झलक चाहे एक सेकेंड की ही हो, शायद। परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद। तो शायद वो झलक एक सेकेंड की ही होती थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो जो एक सेकेंड की झलक होती थी वो काफ़ी थी, वो काफ़ी होती थी मुझे रीअश्योर करने में, यानी मुझे यकीन दिलाने में कि मुझे रीअश्योर करने में, मुझे यकीन दिलाने में कि दुनिया में इंसानियत अभी भी है। ठीक है, और यही चीज़ मुझे हिम्मत देती थी आगे बढ़ने की। ठीक है, कीप मी गोइंग, यही चीज़ जो थी, जो उनको एक झलक दिखती थी इंसानियत की, चाहे एक सेकंड के लिए, यही चीज़ उनको आगे बढ़ने में मदद करती थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की, यानी ह्यूमन की, मैन की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह है। ठीक है, जिसको हम छुपा तो सकते हैं, दैट कैन बी हिडन, उसको छुपाया तो जा सकता है, बट उसको बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या होता है? बुझाना। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड he has an obligation to his people, his community, his country। अब यहाँ पर मैंडेला कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हर इंसान की लाइफ में ट्विन यानी जुड़वा, तो हर इंसान की लाइफ में जुड़वा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, और पहला ऑब्लिगेशन क्या है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन की तरफ। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा ऑब्लिगेशन है, वो किसकी तरफ है? उनके अपने पीपल की तरफ, यानी अपने लोगों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ और अपनी कंट्री की तरफ। ओके। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अब यहाँ पर सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है वेल बिहेव्ड और डिसेंट, हिंदी में कहें तो सभ्य। ठीक है। ह्यूमेन का मतलब क्या है? ह्यूमेन का मतलब है दयालु, काइंड हार्टेड। इंक्लाइनेशंस का मतलब क्या है? इंक्लाइनेशंस का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से। और एबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? एबिलिटीज़ का मतलब होता है काबिलियत। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य, एक डिसेंट और एक काइंड हार्टेड सोसाइटी में हर इंसान अपनी क्षमताओं, यानी अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इंक्लाइनेशंस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इन ऑब्लिगेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में कैपेबल होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो
एक सभ्य और दयालु सोसाइटी में अपनी इच्छा और काबिलियत के हिसाब से हर इंसान अपने उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. पर ये इम्पॉसिबल था, साउथ अफ्रीका में ये इम्पॉसिबल था मेरे जैसे आदमी के लिए, यानी ब्लैक पीपल के लिए, कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब यहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, किसी को अलग थलग कर देना, अकेला कर देना. ठीक है, तो यहाँ पर मैंडेला कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक पीपल इंसानों की तरह जीने की हिमाकत भी करता तो उसे जेल में, प्रिजन में ले जाकर आइसोलेट कर देते थे, यानी प्रिजन में ले जाकर उसको बंद कर देते थे, जेल में बंद कर देते थे और उसको आइसोलेट कर देते थे, अलग थलग कर देते थे उनकी फैमिली से. ठीक है, उनको एकदम अकेला कर देते थे और उनको पनिश करते थे. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनों के लिए ड्यूटी पूरा करने की कोशिश करता था, उसे निश्चित रूप से, ज़रूर से ज़रूर, निश्चित रूप यानी ज़रूर से ज़रूर, इनएविटेबली यानी ज़रूर से ज़रूर उन्होंने ये काम करना ही है. तो इनएविटेबली यानी निश्चित रूप से उन्हें अलग कर दिया जाता था. रिप्ड माने अलग करना, उनको अलग कर दिया जाता था उनकी फैमिली से, उनके घर से, और उनको फोर्स किया जाता था कि वो लोग अपनी जो लाइफ है वो अकेले बिताएं. A twilight existence of secrecy and rebellion, जहाँ पर उनकी लाइफ धुंधली हो जाती थी. ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? धुंधली. तो जहाँ पर उनकी लाइफ धुंधली हो जाती थी, जिसमें सीक्रेसी यानी सीक्रेट थिंग्स और बदले की भावना का एग्जिस्टेंस हो जाता था, यानी उनके मन में फिर बदले की भावना का प्रेजेंस हो जाता था, एग्जिस्टेंस हो जाता था. ओके. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. यहाँ पर मैंडेला कहते हैं कि मैंने शुरू में अपने लोगों को, अपने पीपल को अपने परिवार से ऊपर रखने का ऑप्शन नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने ये पाया कि मैं अपनी सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड होने की ड्यूटीज़ को अच्छे से नहीं निभा पाया. मैंने शायद से रिबेलियन का मतलब आप लोग को नहीं बताया है. रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह. विद्रोह यानी बदले की भावना. ठीक है. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. वो कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. मैं आज़ाद ही था, मैं फ्री ही था हर तरफ से. मैं हर तरफ से आज़ाद था. वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था मैं फ्री था, आज़ाद था,
उन फील्ड्स में भागने के लिए जो उनकी मदर की हट के आसपास थी। ठीक है, वो कह रहे हैं वो फ्री थे स्विम करने के लिए, तैरने के लिए उस साफ सुथरी स्ट्रीम में जो उनकी विलेज से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। मिलीज का मतलब क्या होता है? मकई। ठीक है, वो कहते हैं हम फ्री थे मिलीज को रोस्ट करने के लिए तारों की छाँव में। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और वो कहते हैं कि मैं राइड लेता था, मैं घूमता था ब्रॉड बैक्स यानी चौड़ी पीठ पर बैठकर, किसकी? स्लो मूविंग बुल्स की, यानी बुल्स की, जो बुल्स की चौड़ी पीठ होती हैं उन पर बैठकर मैं घूमता था। और वो बुल्स कैसे मूव करती थी? स्लो मूविंग बुल्स, यानी वो धीरे धीरे चलती थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब यहाँ पर abided by का मतलब क्या है? abided by का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, तो कहते हैं कि जब तक मैंने अपनी पिता की बात मानी, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्राइब के कस्टम्स का पालन किया। ठीक है, अपनी जो उनकी जो ट्राइब्स थी उनके कस्टम का पालन किया, उनके जो रस्म रिवाज थे उनका पालन किया, तब तक मैं एक इंसान और ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। तब तक मैं एक इंसान और ईश्वर के बनाए हुए नियमों से परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. वो कहते हैं कि मैं परेशान होना तब शुरू हुआ जब मैंने ये सीखना शुरू किया कि मेरा जो बॉयहुड है, मेरा जो लड़कपन है, उसका जो फ्रीडम है वो एक इल्यूज़न है, वो सिर्फ़ एक भ्रम है। जब मुझे ये पता चला कि मेरा फ्रीडम मुझसे पहले ही ले लिया गया है, जब मैं यंग हुआ तो मुझे पता चला, मैंने ये पाया कि जो मेरा फ्रीडम है वो मुझसे पहले ही ले लिया गया है, तो मैं इसका भूखा रहने लगा। मेरे अंदर जो इसकी लालसा थी, जो फ्रीडम की लालसा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ के लिए हमें रोका जाए, हमें वो करने की इच्छा और ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ जो है वो मैंडेला के साथ हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. अब यहाँ पर transitory का मतलब क्या है? transitory का मतलब होता है temporary, थोड़ी देर के लिए। मैंडेला कहते हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था। रात में थोड़ी देर के लिए बाहर रहने की आज़ादी चाहता था। मैंने जो पसंद किया उसे पढ़ने की आज़ादी चाहता था। जहाँ मैंने चुना वहाँ जाने की आज़ादी चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. यहाँ पर yearned का मतलब क्या है? yearned का मतलब है strong desire, ठीक है, इच्छा। तो मैंडेला यहाँ पर कहते हैं कि बाद में एक यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग में मेरी ये इच्छा थी, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम मिले, ताकि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूं, यानी खुद को मैं निखार सकूं, अपने पर्सनैलिटी का मैं डेवलपमेंट कर सकूं, ठीक है, कमाई कर सकूं, अपनी काबिलियत के हिसाब से कमाई कर सकूं और शादी कर सकूं, मेरी भी फैमिली हो। मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि जिसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है,
कोई भी रुकावट ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर मैं एक लॉफुल लाइफ जी रहा हूँ, अगर मैं लॉ को नहीं तोड़ रहा हूँ, तो मुझे फिर ऐसा फ्रीडम होना चाहिए कि जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed का मतलब क्या होता है? reduce करना, कम करना, ठीक है। तो मैंडेला यहाँ पर कहते हैं कि पर तब मैंने धीरे धीरे देखा कि खाली मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, पर मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे। मैंने देखा खाली मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया था, खाली मेरी ही फ्रीडम को कम नहीं किया गया था, पर वो सब लोग जो मेरी तरह दिखते थे यानी ब्लैक पीपल, उन सब की फ्रीडम को कम किया गया था, उन सब की फ्रीडम को कर्टेल किया गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यहाँ पर मैंडेला कह रहे हैं कि यही कारण है कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और उस समय मेरी अपनी फ्रीडम की जो भूख थी उससे बड़ी मुझे अपनों के फ्रीडम की भूख लगने लगी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मेरी डिज़ायर थी, मेरी अपनी इच्छा थी कि मेरे जो अपने लोग हैं वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं, और इसी चीज़ ने मेरी लाइफ को एनिमेटेड कर दिया, यानी फुल ऑफ एनर्जी कर दिया। मेरी उसी डिज़ायर ने एक फ्राइटेंड यंग मैन को, यानी एक डरपोक यंग मैन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक बोल्ड पर्सन में, ठीक है। और एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को, लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी जो कानून का पालन करने वाला वकील, अटर्नी यानी वकील, तो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को एक क्रिमिनल बना दिया, उसको क्रिमिनल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, यानी एक जो अपनी फैमिली से प्यार करने वाला हस्बैंड था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ऐसे मैन में, अ मैन विदाउट होम, जो कि बेघर था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और मेरी इस डिज़ायर ने फोर्स किया एक लाइफ लविंग मैन को, यानी जो लाइफ से प्यार करने वाला इंसान था उसको एक मॉन्क बना दिया, एक सन्यासी बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. अब यहाँ पर मैंडेला कह रहे हैं कि मैं, वर्चुअस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पुण्य वगैरह करे, ठीक है। अब यहाँ वो कहते हैं कि मैं दूसरे मैन की तुलना में ज़्यादा पुण्य करने वाला या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इंसान नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. पर मैंने ये पाया कि जो मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली थी, जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स मिली थी, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे अपने लोग हैं वो लोग फ्री नहीं हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिला है। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल का मतलब क्या होता है? जो बांटा ना जा सके। तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इनडिवाइजिबल है, फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे किसी भी एक आदमी पर
चेन्स हैं यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे सब लोगों पर हैं, मेरे सभी लोगों पर वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और अगर मेरे सभी लोगों पर, मेरे सभी पीपल पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, चेन है, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो चेन है, वो मेरे ऊपर है। इसको आप इस तरह से समझिए कि मंडेला कह रहे हैं कि किसी भी एक ब्लैक पीपल पर अगर चेन है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी ब्लैक पीपल्स हैं उन सब पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर सब पीपल पर रिस्ट्रिक्शंस है, जितने भी ब्लैक पीपल हैं सब पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओके। आई न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. अब यहाँ पर ऑप्रेसर का मतलब क्या है? ऑप्रेसर का मतलब होता है कि दबाने वाला, जो अत्याचारी होता है, जो दबाने वाला होता है, उसको ऑप्रेसर कहते हैं। और लिबरेटेड मतलब फ्रीडम, ठीक है। मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए होती है जो दबने वाले को चाहिए होती है। जो दबाने वाला होता है, जो अत्याचारी होता है, वो भी आज़ाद नहीं थे, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, उसका फ्रीडम छीन लेता है, तो वो नफ़रत का शिकार होता है, वो नफ़रत के जेल का कैदी होता है। नफ़रत का कैदी कौन होता है? जो अत्याचारी होता है, जो ऑप्रेसर होता है, ठीक है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी, पक्षपात। और नैरो माइंडनेस का मतलब क्या होता है? छोटी सोच। वो बंधा होता है प्रेजुडाइस यानी पार्शियलिटी की सलाखों के पीछे, जो पक्षपात होता है उसकी सलाखों के पीछे और छोटी सोच के पीछे, ठीक है। वो छोटी सोच और पार्शियलिटी की जो सलाखें होती हैं, बार्स होते हैं, उनके पीछे वो बंधा हुआ होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले लेता हूँ। अगर मैं किसी और का फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। उसी तरह से जैसे मैं तब फ्री नहीं हूँ जब मेरा फ्रीडम मुझसे छीना जाए। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन लूँ, अगर कोई भी किसी का फ्रीडम छीनता है तो वो जो फ्रीडम छीनने वाला है वो भी आज़ाद नहीं है, वो फ्री नहीं है। और अगर मेरे से कोई मेरा फ्रीडम छीनता है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। दोनों बातें जो हैं वो एक जैसी ही हैं। फ्रीडम छीनने वाला और जिसका फ्रीडम छीना जाए, वो दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। यानी जो ऑप्रेस्ड होता है, जो टॉर्चर सहता है, जो दबाया जाता है, वो और जो दबाने वाला होता है, जो ऑप्रेसर होता है, जो अत्याचारी होता है, जो दबाने वाला होता है, वो दोनों की ही जो है ह्यूमैनिटी एक तरह से छीन ली जाती है।